what the chapter Making of Global World is all about. आपका एक इकोनॉमिक्स में चैप्टर है बेटा. अब आप सोचोगे कि मैम हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पहुंच रहे हैं. तो दैट इज वेयर वी आर देयर कि एक चैप्टर हमारा है ग्लोबलाइजेशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या कि जिस दुनिया में आज हम लोग रह रहे हैं, अ ग्लोबल वर्ल्ड where we are having everything at our hand. आज मैं आपसे चाहती हूँ तो आप मुझे फोन पर बात कर सकते हो. We are connected through the goods, we are connected through people, we are connected through money. यानी कि traveling of the money, people and trade. And this is very easy. आज आसान है. But how did this global world come into, वो हमारा आता है यानी कि हिस्ट्री. यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन है ना बच्चा, उसका ये प्रीक्वल है. ये गदर पार्ट 1 है, वो गदर पार्ट 2 है. दैट इज द ओनली थिंग. दैट इज द ओनली थिंग. ठीक है ना. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड की स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल आगे, मतलब 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में हाउ पीपल वर कनेक्टेड विथ ईच अदर. what were the kinds of what you call as currencies if it existed, how did people, how food, how religious beliefs traveled, and then what were some of the opportunities. कुछ अपॉर्चुनिटीज हमको बाय गॉड मिल गया, बाय व्हाट यू कॉल एज सिचुएशन मिल गया, कि कुछ हमारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिसकी वजह से वी वर एबल टू, हम नहीं मतलब द पीपल ह्यूमंस वर एबल टू इवन गेट द बेनिफिट्स. एंड अल्टीमेटली व्हाट वर दोस इवेंट्स जिसको हम मतलब कि विच टर्न द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल वर्ल्ड. अगर आप कभी भी एक मतलब कि हिस्ट्री नहीं, जनरल एक जियोग्राफी जियोलॉजी पढ़ते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड वाज इन पार्ट्स. यूएस को आज हम यूएस के नाम से जानते हैं, उस वक्त में इट वाज अमेरिका. देन द नेम्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव नाउ चेंज्ड. कई कंट्रियों के नाम तो चेंज हो गए हैं. पहले जिनका नाम कुछ और था आज उनका नाम कुछ और है. लाइक ऑस्ट्रिया डजंट एग्जिस्ट इन दी, प्रशिया डजंट एग्जिस्ट इन दी यूरोपियन मैप. पोलैंड का कुछ हिस्सा आपका जो था दैट वाज अंडर रशिया. नाउ पोलैंड इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट कंट्री. तो इस तरीके से देयर वर सो मेनी चेंजेस आल्सो, and the people did not live like what we are having. So what, how did it come out? That is the chapter all about. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स हमारे हैं लाइक काउरीज. मतलब आप अपने पेपर में पढ़ोगे कि ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल यानी कि पैसा, गुड्स यानी कि सामान, एंड पीपल. और ये तीनों चीजें जो है दे यूज टू ट्रैवल इन इवन इन द गुड ओल्डन डेज. पहले जमाने में भी ये सब चीजें ट्रैवल होती थी. तो जैसे अगर आप देखोगे ऑन योर स्क्रीन, तो यू कैन सी काउरीज. ये उस वक्त में देयर यूज टू बी द सी शेल्स, जिनको हिंदी में हम काउडी मतलब बोलते हैं. एंड दे वर यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी. And the people like travelers, we did not have a proper what you call as trade system नहीं था ट्रेड का, लेकिन ट्रैवलर्स जाते थे, मर्चेंट्स जाते थे. and when they would go to another place, like वो पैदल चलते चलते, because there were only two means, either they were going through the camels या फिर they would be going on foot.
देन लेटर ऑन आपका धीरे धीरे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि यूजिंग द वॉयज दे स्टार्टेड। तो जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पैदल चलते थे, एंड इट वाज नॉट लाइक दे आर स्पेसिफिकली गोइंग फॉर, वो जाते थे, एंड अगर वहां उनको कोई अच्छी चीज मिलती थी तो दे वुड बाय दैट, वहां से लेते थे, एंड देन दैट वुड भी जहां दूसरी जगह जाते थे उस वहां पे वो बेच देते थे, एंड दिस वाज हाउ ट्रेड एक्चुअली डेवलप। लाइक इंडिया के अंदर से मसलिन, मसलिन इज द क्लॉथ, देन आपके स्पाइसेस, शेल्स, आपके पर्ल्स, ये सब उसी तरीके से वहां से दूसरे देशों से हमारे पास आते थे। लाइक अभी हमारे मैप के अंदर पर्शिया नहीं है, ईरान, उसको पहले पर्शिया बोलते थे, वहां से आपके इत्र आते थे। इत्र मतलब द व्हाट यू कॉल एज, आज की डेट पर व्हाट यू कॉल सेंट, इट वॉज प्योरली मेड ओवर देयर। अभी भी अगर आप देखो तो दुबई एक्सेट्रा आर वेरी व्हाट यू कॉल एज फेमस फॉर परफ्यूम्स, तो ये वो उस वक्त में इत्र बनते थे, तो दे यूज टू कम फ्रॉम देयर। द ट्रैवलर्स यूज टू राइट द अकाउंट, हमारे यहाँ जैसे आए थे मतलब चाइनीज ट्रैवलर्स, उन लोगों ने यहाँ के अकाउंट लिखे, एंड देन इट वाज रेड आउट इन द चाइनीज कोर्ट। इफ यू सी इंडियन सिस्टम को देखोगे तो नालंदा एंड तक्षशिला, दीज टू आवर द यूनिवर्सिटीज। देन पिलग्रिम्स आते थे, एंड उस वक्त में जो ये घूमना होता था दैट वाज फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड ट्रेड। जब वो कैरी करते थे यहाँ से, तो दे वुड बी कैरिंग द गुड्स, वैल्यूज, मनी वैल्यूज, स्किल, जर्म्स, डिजीज, सब कुछ कैरी होता था, क्योंकि कोई आपका देयर वाज नो सिस्टम। दैट इज हाउ वर्ल्ड फंक्शनड इन द अर्लियर टाइम्स। नाउ सबसे पहले आपके 1 मार्कर पेपर में आता है व्हाट इज सिल्क रूट। तो बच्चा अभी भी एग्जिस्ट करता है आपका चाइना। चाइना में आपके जो सिल्क है दैट इज मतलब सेड टू बी द फाइनेस्ट सिल्क। तो चाइना से जो सिल्क होता था वो लद्दाख, आज का जो लद्दाख है हमारा, आज के लद्दाख, लेह, एंड थ्रू अफगानिस्तान इट यूज टू ट्रैवल टू द यूरोपियन वे, और उस एरिया को हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन इन योर एग्जाम, व्हाट इज सिल्क रूट, यू विल नॉट बी हैविंग एनी एलॉबरेशन, सिर्फ व्हाट इज सिल्क रूट। एंड सिल्क रूट अभी भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज द ओल्डन रूट, अभी भी हम उसको ओल्डन रूट बोलते हैं। इफ यू सपोज समटाइम्स इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू travel to Ladakh or there, you will definitely find it out. एंड इसी के साथ आपका ट्रेड और कल्चर दोनों साथ में चलता है। नाउ व्हेन सिल्क ट्रैवल्ड, साथ में आपके खाना, रिलीजन, रिलीजियस नॉलेज ऑल्सो ट्रैवल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको भी पता है कि बुद्धा, आपके पेपर में, आपके इंग्लिश की बुक में देयर इज अ स्टोरी ऑफ बुद्धा विच यू विल बी रीडिंग। बुद्धा जी जो थे, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, नेपाल, एंड उनका जितना भी आपके जो टीचिंग्स हैं दे आर ऑल बाउंड टू ईस्टर्न स्टेट्स। आपके इधर इट इज चाइना में बुद्धिज्म बहुत है, नेपाल में बुद्धिज्म बहुत है, एंड देन आपका श्रीलंका तो बुद्धिज्म को मतलब अपना नेशनल रिलीजन मानता है, एंड इवन इन इंडिया। सो फ्रॉम हेयर the teachings of Buddha traveled to other parts of the world. And similarly, there were two food. एक जिसको आज हम लोग नूडल्स के नाम से जानते हैं, स्पेगेटी। स्पेगेटी जो है, यू नो दैट, वो जो नूडल्स टाइप होते हैं जिसको हम पास्ता भी बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर इन द फॉर्म्स ऑफ नूडल्स, एंड नूडल्स वी स्पीक आउट इन चाइना। दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ओनली। तो दीज ऑल्सो ट्रैवल्ड, लाइक स्पेगेटी जो है आपका, नूडल जो है वो सिसिली, इटाली गए। इन द सेम मैनर पोटैटोस, पोटैटोज आपके जो है देवर सेट टू बी, अभी हम पढ़ेंगे पोटैटो की एक और, पोटैटो के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है।
Irish famine. Irish famine. Now जो पोटैटो था, that was actually not in मतलब अमेरिका वगैरह में होता था. It traveled from America to Ireland. आयरलैंड जो अभी पार्ट ऑफ ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, वहां पर. एंड पोटैटोज जब ग्रो हुए तो लोगों को लगा कि पोटैटोज हैव हाई, मतलब दे डिड नॉट, उस वक्त में वी डिड नॉट हैव दीज हाई फाई वर्ड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, बट पीपल अंडरस्टूड दैट पोटैटोज आर वेरी रिच इन, मतलब कि दे कैन गिव अस एनर्जी एंड दे हेल्प अस टू लिव लॉन्ग. एंड ऐसा कहा जाता है कि एक बार पोटैटोज के सारे जो आपकी क्रॉप्स थे वो खराब होने की वजह से देयर वाज famine in that area and many people died. So the most common food that traveled from one country to another were potatoes, soya, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, groundnuts, इस तरीके से ही आता. एंड उन दिनों में क्या था आपका, व्हाट यू कॉल एज कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. फिर as I said, the very fastest people used to travel on foot or on camel or horses, क्योंकि वो passes जो होती है, यानी कि जो आपके माउंटेन्स होते हैं उनको ऊपर से नीचे चढ़ चढ़ के they used to have that. Then slowly the ocean system यानी कि water system also started, marine. जैसे कोलंबस is said to have discovered America accidentally. There were many people who traveled from one place to another, which they called as, अपने हिसाब से वो लोग voyage पे जाते थे. And that was not a time when we had, आज के जैसे हम बोलते ना US, wow, no, not at all. US was not called as US, it was completely called as America. वहां पर आपका स्टार्ट हुआ था. वहां दे वर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीवन. एवरी कंट्री हैड देयर, अपने ही अंदर रहते थे. कोई बाहर निकल के जाता था तो ठीक था. उनके अपने ट्रेड्स थे, अपने लाइफ्स थे. इट वाज यूरोप which is said to be the wealthiest with precious metals. लेकिन ये इनको मिलता था from पेरू एंड मेक्सिको. This used to be from Peru and Mexico. And वो जो टाइम था बच्चा, if you see, guns could be bought or captured. कोई भी इन्वेडर आता था. And there was one, मतलब कि बड़ा ही मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बीमारी की वजह से यूरोप जो है, सॉरी अमेरिका जो है, वो स्पेनिश कॉलोनाइजेशन हो गया. हाउ? उन दिनों में द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, और जो लोग रिलीजियस उसको नहीं मानते थे उनको जो है देश से निकाल दिया जाता था. जैसे thousands before fled to their from Europe for America. और वहां पर, and then in 9th standard we had also studied that many people from Africa who were deported to the American colonies, जिनको आज हम वेस्ट इंडीज जानते हैं, वहां पर they used to work as slaves. और वो टाइम था when China and India were said to be the world's richest country. It is said that उन दिनों में हम अपने देश को क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया. At that period, India was the land of golden bird. China was also there, but China cut off its sky from the entire world till 1970. आपके में नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड में है, बट 1970 तक उन्होंने अपने आप को सबसे काट लिया था. The reason, China wanted to only focus on their own economy. From pin to plane they wanted to make on their own, और इसीलिए उन्होंने काट लिया था अपने आप को. बट इंडिया was still very busy. बट बाद में the British invaded India
जिसकी वजह से इंडिया का पोजीशन आज काफी कम है. तो एट दैट पीरियड यूएस was did not exist actually. America existed. Europe was rich. एंड इट इज सेड देयर इज वन एक मतलब की एरिया है जिसका नाम है एल डेरिडो. आपके पेपर का सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन है which is said to be, we don't know whether it existed or not, that is why we say it is a fabled city of gold. Fables, the stories. Now how did US मतलब स्पेसिफिकली जो आपका अमेरिकन जो एरिया है जहां स्पैनिश लोग रहते हैं वो कैसे हुआ. अब हमारे लिए तो हमें पता है द यूरोपियंस केम हियर फॉर ट्रेड. हमें पता है दैट द ब्रिटेन केम हियर विद ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन दे कॉलोनाइज्ड. लेकिन यूएस के मामले में ऐसा नहीं था. एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ यूएस कॉलोनाइजेशन. तो इट वाज नॉट द फायर पावर, नॉट द वेपन्स, नॉट द ट्रेड. एक्चुअल में क्या था कि यूरोप के अंदर जो है स्मॉल पॉक्स आया एंड दे डेवलप द इम्यूनिटी. लेकिन जब यहां से लोग वहां गए, व्हेन दीज कम्युनिटीज वेंट टू यूएस, वहां के जो लोग थे दे वर नॉट हैविंग द इम्यूनाइजेशन एंड लैक्स ऑफ पीपल वर डेसिमेटेड. डेसिमेटेड मतलब खत्म हो गए. मेनी कम्युनिटीज पूरा का पूरा पेरिश हो गया एंड दस स्पैनिश कॉन्कर्ड द यूएस. ये देखिए यहाँ नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, guns could be bought or captured and turned against the invaders but disease cannot be. इसमें आपको यही आंसर लिखना है. means the US was not conquered by the Spanish using the guns. It was actually conquered due to the disease. Later what happened in Europe specifically, there was extreme poverty, deadly diseases. उन दिनों में तो ये सब चीजें काफी कॉमन होता था. अगर आप लिटरेचर इंग्लिश का पढ़ोगे उसमें भी आप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ोगे. उन दिनों में द मशीन्स हैड जस्ट स्टार्टेड कमिंग अप. मशीनें तभी बननी शुरू हुई थी जिनको हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं. तो सिटीज आपकी काफी क्राउडेड हो जाती थी. देन चाइना ने तो अपने आप को अलग कर लिया. अमेरिका धीरे 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 विद इन अपने ही एरियाज को उन्होंने अपने फार्मिंग को काफी डेवलप किया. एंड देन दे ऑल्सो डेवलप द कार्स. दे ऑल्सो डेवलप, लेटर पढ़ोगे आप, दे ऑल्सो डेवलप मेनी काइंड ऑफ डे टू डे एसेंशियल आइटम्स लाइक फ्रिज, टीवी वगैरह. उन्होंने अपने मास प्रोडक्शन के थ्रू अमेरिका जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ गया एंड उसकी वजह से यूरोप जो है वो फ्लरिश हुआ. बट इनिशियली इट वाज नॉट लाइक व्हाट वी कॉल यूरोप टुडे. This question is one of the question which comes in 3 marks. कि उन दिनों में कौन से इकोनॉमिक फ्लोज होते थे? वही होते थे जो आज भी होते. ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल. अब ये जो लेबर है आज की डे में हम इसको पीपल बोलते हैं क्योंकि नाउ एवरीवन इज एबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन उन दिनों में इट वाज बेसिकली द लेबर जिनको जबरदस्ती डिपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे. आजकल तो वी फील ग्लैड इफ वी आर ट्रांसफर टू सम अदर कंट्री. उन दिनों में लोगों को पसंद नहीं था, दे वर फोर्स्ड. नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट अबाउट ब्रिटेन. ब्रिटेन के अंदर वन ऑफ द जिन जिन के स्कूल में ये चैप्टर में ये वाला मतलब कि सब कुछ आएगा उनके लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जिनके अभी इस वाले उसमें फर्स्ट वाले में यू आर नॉट गेटिंग, देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन
guns could be bought or captured, यानी कि how did the Spanish invade US या conquer US? This can be one question. And then the मतलब कि what is Silk Route? What were the things that were rooted? ये आपके पेपर के अंदर आ सकता है. सिल्क रूट वाला 1 मार्क्स में आ सकता है. फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड वाला 1 मार्क में आ सकता है. These are some of the important questions that you can expect if other things are not coming. But in the boards, आपका कॉन लॉ कई बार आया है, कई बार. कॉन लॉ, what is कॉन लॉ and why was it abolished and what were its effects? ये पूरा एक क्वेश्चन है which has been in the exam for 3 or 5 marks. And I can say this is one of the most important questions from this chapter. Now in Britain वाले जो एरिया था वहां पर क्या था कि कॉन्स आर वेरी कॉमन, वहां तो दे. अब हुआ क्या कि उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंग दे restricted the import of corn. They made a law allowing the government to restrict the import of corn. अब import होने से क्या होता था, corn सस्ता पड़ता था. And this was because वो चाहते थे उस वक्त में कि मतलब कि within the country ये चीजें बने. But many of the urban dwellers and industrialists protested against the corn law. उन्होंने कहा कि विद इन कंट्री बनने की वजह से उसके दाम बढ़ जाते एंड द गवर्नमेंट हैड टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ. नाउ व्हाट वर द मतलब कि जब कॉर्न लॉ को अबॉलिश किया था तो उसका इफेक्ट क्या था कॉर्न लॉ को, जो क्योंकि पहले तो उन्होंने उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था. इट वाज रेस्ट्रिक्टेड दैट दे विल नॉट बी. नाउ फूड कुड बी इंपोर्टेड एट चीपर रेट. ब्रिटेन वॉज अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट्स, मतलब जो विद इन ब्रिटेन में जो लोग होते थे वो इम्पोर्ट के प्राइसेस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे. इम्पोर्ट वॉज चीपर. मेनी ऑफ द एरियाज वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, बिल्कुल खाली पड़े रह गए एंड लोग जो है या मतलब कि अपनी अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले. मतलब कौन इतना इम्पोर्टेंट था और उसके रेस्ट्रिक्शन की वजह से, रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट की वजह से पहले मतलब रेस्ट्रिक्ट किया, लेकिन जब उसको हटा दिया गया तो द इफेक्ट वाज समथिंग नेगेटिव. आप ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हो उसमें. यू कैन राइट द सेम थिंग. दैट वाज द पीरियड व्हेन the food was not grown. एंड मेनी ऑफ द फूड्स वर इम्पोर्टेड. जहां मिलता था वहां से लेकर आते थे. कमर्शियल क्रॉपिंग वाज मोर एंड द वर्कर्स उन दिनों में काफी कम. लाइक इन इंडिया आल्सो देयर वर सम एरियाज जिनमें मतलब यू कैन सी कि व्हाट वर द थिंग्स चेंज. ये जो जिन बच्चों की वाला आ रहा है या फिर इन योर बोर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट कैनाल कॉलोनीज. ये 1 मार्क में आया होगा, ये 1 मार्क में आया हुआ. And this canal colony, I had seen first time I had seen the question in LPS. So what are canal colonies? Because it's a very small, in the book it is a very small area. इंडिया के अंदर क्या था, जैसे कमर्शियल क्रॉपिंग करनी होती थी तो वो लोग क्या करते थे, पंजाब के आसपास में जो एरियाज है वहां पर दे वुड बी क्लीनिंग द सेमी डेजर्ट वेस्ट एंड देन उन लैंड्स में वीट कॉटन वगैरह करते थे जिससे वो उसको एक्सपोर्ट करे. एंड जो वो एरिया होता था वहां पर जो लोग रहते थे उनके आसपास दे इवन बिल्ड द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, जिससे कि पानी जो है दैट इज इजीली ट्रांसपोर्टेड. एंड दिस एरियाज वर कॉल्ड एज कैनाल कॉलोनीज.
फ्रॉम इंडिया फूड, कॉटन, रबर, वीट, कोल, सब कुछ बनता था. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर एक्सपोर्टेड एंड द थिंग्स विच वर कॉस्टली वर इम्पोर्टेड. तो पहले तो we did not have what we call as acha, role of technology. Explain the role of technology in making the world global. हमारे ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में भी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी है तभी सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले एक कंट्री से दूसरी कंट्री हर चीज जो है वो शिप के थ्रू ही जाती थी, या छोटी मोटी चीजें होती थी. जैसे ट्रेडर्स आते थे, दे यूज टू टेक इट ऑन फुट और देर माइट बी ऑन द कैमल और ऑन द हॉर्स बैक. तो उस जमाने में क्या था कि ब्रिटेन जैसे एरियाज में मीट उनका बहुत, मतलब दैट्स वन ऑफ देयर फेवरेट फूड. लेकिन मीट ऐसा नहीं था जैसा अभी. उस वक्त में वो लोग क्या करते थे, शिप में मीट को लेकर जाते, सॉरी एनिमल्स को, लाइव एनिमल्स को, जिंदा. अब नेचुरल है कि भाई यहां से ब्रिटेन, अभी वाला टाइम नहीं है, उन दिनों में तो इट यूज टू टेक 6 months टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो रास्ते में कई बार ये जो एनिमल्स होते थे, या तो ये इनको डिजीज हो जाते थे, या मर जाते थे, या ये बेचारे बिल्कुल मल नरिश्ड हो जाते थे. एंड देयरफॉर जो मीट का प्राइस था ना इन यूरोप एंड ब्रिटेन, इट वाज वेरी हाई. इट वाज कंज्यूम्ड ओनली बाय द रिच पीपल. It was consumed only by the rich people, not by the poor. लेकिन बाद में छोटे छोटे आपके टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, लाइक छोटे वेगन्स आने लग गए, बड़े शिप्स आए, रेलवेज आए, एंड देन रेफ्रिजरेटर्स. नाउ द रेफ्रिजरेटर आपके घर में जो है ना, उसको मत लेना, दैट्स नॉट द लार्ज वन जिसमें आजकल आप आइस वगैरह रखते हैं, आइसक्रीम वगैरह रखते हैं, वैसे होते थे. एंड इनकी वजह से क्या हुआ, अब एनिमल्स को नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इनफैक्ट द फ्रोजन मीट वाज ट्रांसपोर्ट. और इससे क्या हुआ, सामान का जो मतलब कि दाम है वो कम हो गया. इवन आई कैन मतलब कि अंडरस्टैंड, अगर आप 1990s में किसी के पास, 1990s 95 में किसी के पास मोबाइल फोन होता था तो बहुत बड़ी बात थी. आज हम सबके पास एक नहीं दो दो मोबाइल फोन है. रीजन इज कि अब ट्रांसपोर्टेशन इजी है. सिमिलरली उन दिनों में रेफ्रिजरेशन की वजह से जो मीट ट्रांसपोर्टेशन था वो आपका आसान हो गया. एंड इट डिड नॉट ओनली एनहांस द सोशल पीस. नाउ कंज्यूमर्स वर नॉट ओनली द रिच पीपल, जो पहले होता था, मीट वॉज नॉट द कंजम्पशन ऑफ ओनली रिच पीपल बट फॉर एवरी वन. तो जो नेक्स्ट चेंज आया वो था आपका टेक्नोलॉजी. जो नेक्स्ट चेंज हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में आया वो था हमारे टेक्नोलॉजी. अब 18th सेंचुरी से हमारे धीरे धीरे टू द 19th सेंचुरी, दैट इज अराउंड 1850s एंड 1900 वाला टाइम, जब कॉलोनियलिज्म बिकेम कॉमन. जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया ब्रिटिश ने, श्रीलंका वाज कॉलोनाइज्ड बाय द फ्रेंच, जावा वाज कॉलोनाइज्ड. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां आपके लोग थोड़े व्हाट यू कॉल एज वल्नरेबल थे, वहां पर द ब्रिटिश जो आपके यूरोपियन कॉलोनीज थे, जो धीरे 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 रिच हो गए बिकॉज ऑफ अमेरिकाज हेल्प, बिकॉज ऑफ देयर ओन ट्रेड, बिकॉज ऑफ देयर स्मार्टनेस, वहां आपका जो है दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग दोज एरियाज जहां से उनको सामान, लोग आसानी से मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक इन टू अफ्रीका, ये मैंने अफ्रीका का फोटो बना रखा और ब्लू ब्लू कलर में बना रखा है. ये आपके वो एरियाज हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज, मतलब है अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट, लेकिन इसके अंदर अलग अलग एरियाज को अलग अलग यूरोपियन पावर्स एंड अमेरिका ने कॉलोनाइज कर रखा था. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस,
बेल्जियम, जर्मनी, ये थे वो। और इन लोगों ने क्या कर रखा था, दे हैड ऑलरेडी मेट इन बर्लिन, और इन लोगों ने अपने एरियाज को डिवाइड कर लिया था, ये एरिया मेरा, ये एरिया आपका। एंड दिस इज हाउ अफ्रीका वाज कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स। अब यूरोपियंस ने क्या इंटेलिजेंस यूज किया, हाउ यूरोपियंस जो है दे हैड, इसमें आपके पेपर में आता व्हाट आर इनहेरिटेंट लॉ, इस वाले चैप्टर में, इस वाले पर्टिकुलर में से आपके आता है व्हाट इज इनहेरिटेंस लॉ। तो उस वक्त में तो अफ्रीका वाज एन अबेंडेंट लैंड, एंड अफ्रीका इज आल्सो सेड टू बी वन ऑफ द लैंड विथ रिच मेटल्स, गोल्ड, आपके मतलब कि गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। वहां पे पॉपुलेशन काफी कम, अभी भी वहां का पॉपुलेशन काफी कम है, एंड दे डिड नॉट नीड टू वर्क फॉर एनीवन, दे वर सेल्फ satisfied। उनके पास अपनी जमीन थी, अपने जायदाद थे, दे यूज टू वर्क इन दैट एंड दे यूज टू, दे वर कट ऑफ फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दे वर नॉट लाइक, अब मतलब कि बहुत। लेकिन जब यूरोपियंस यहाँ आए, दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, बेल्जियम, जर्मनी, इवन जापानीज, जब ये लोग यहाँ पर आए ना, तो दे वांटेड कि ये सारा का सारा लैंड, ये सारे के सारे मिनरल्स, ये सब कुछ हमारे पास आ जाए। लेकिन कैसे आएगा, अफ्रीकन वर सेल्फ सफिशिएंट। नाउ इन लोगों ने क्या किया, बिकॉज दे वर रिच एंड दे वर वेरी क्लेवर, तो इन्होंने वहां जाकर जो है, दे डिड नॉट कॉलोनाइज देम डायरेक्टली, इन्होंने वहां पर जो माइन है उन उन जगहों को कब्जा किया। माइन में जो लोग काम करते थे उन पर, जैसे हमारे यहाँ पर हमने प्लांटेशन वाला पढ़ा था ना नेशनलिज्म इन इंडिया में, वैसे उन पर भी लॉ लगा दिए, इमिग्रेशन एक्ट सेम। दे वर नॉट सपोज टू गो फ्रॉम देयर प्लेस टू अदर एरियाज, उनको अलाउड नहीं था कि वो लोग अपनी जगह से दूसरी जगह जाएं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस लॉस। ये आपका वन मार्कर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेट। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, आपको अपने पापा से कितनी जमीन जायदाद मिलेगी, एंड इट इज ऑब्वियस कि अगर घर में चार बच्चे हैं तो चारों को इक्वल मिलेगा। पहले ऐसा ही होता था, पीपल ऐसा, हम मतलब उस जमाने में ऐसा कोई लॉ वगैरह नहीं होता था, फादर, फादर के बाद जितना भी है सब लोग मिलजुल के करते थे। बट द यूरोपियंस इंट्रोड्यूस इनहेरिटेंस लॉ, जो कहता था कि ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली कुड इनहेरिट द लैंड। अब अगर घर में 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो सिर्फ एक बेटे को मिलेगा लैंड प्रॉपर्टी, बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे, हाउ विल दे सर्वाइव, दे वर नॉट हैविंग दिस मच ऑफ स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम। तो अन मतलब कि वांटनली, अनफॉर्चुनेटली, दे यूज टू वर्क इन द माइंस अंडर द ब्रिटिश, और इस तरीके से ब्रिटिश मतलब कि जो आपकी यूरोपियन से, उन्होंने उनको कॉलोनाइज करना शुरू कर, और इस चीज का उनको फायदा हुआ when there was a very मतलब कि वेरी वेरी व्हाट यू कॉल एज एन पैंडमिक के जैसा ही एक बीमारी, रिंडर पेस्ट, मतलब दिस यू कैन से दैट इट वाज अ पॉजिटिव मतलब कि वे फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि एक तो उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ बना दिया था, दूसरा उन्होंने इमिग्रेशन एक्ट बना रखा था, और इस रिंडर पेस्ट की वजह से दे वर इजीली एबल टू कॉलोनाइज द अफ्रीकन। हाउ, रिंडर पेस्ट इज अ कैटल डिजीज, इट इज अ कैटल डिजीज, और ये आपके जो ब्रिटिश एशिया है वहां से आया था, मतलब जो कैटल ब्रिटिश एशिया से इंपोर्ट हुए थे टू अफ्रीका, उसमें उसके उन मतलब की कैटल में ये बीमारी पाई गई थी। लेकिन when it reached Africa, when it reached Cape, 90% of the cattle there were killed because it was a
epidemic. It was an epidemic. And ultimately पहले जो अफ्रीकन जिनके पास अपनी जमीन थी, अपने मतलब की कैटल थे, now they were nowhere. They lost their livelihood. एंड ये जो माइनर्स थे या फिर जो कॉलोनाइजर्स थे, इन लोगों ने अपनी मोनोपोली की एंड दे कॉलोनाइज दिस एरिया. दिस इज हाउ रिंडरपेस्ट, इनहेरिटेंस लॉ एंड द इमिग्रेशन एक्ट जो है दैट हेल्प द यूरोपियंस टू कॉलोनाइज अफ्रीका. अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है हाउ यूरोपियंस कॉलोनाइज, तो ये आपको यहाँ तक सब कुछ लिखना है, रिजल्ट नहीं लिखना, बाकी यहाँ तक लिखना है. बट इफ इट कम्स रिंडर पेस्ट, जो कि वेरी कॉमन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिंडर पेस्ट, write a short note on rinderpest, then you have to write all these points which I have written in blue and red both. यानी कि arrived in late 1880, infected cattle, moved like forest fire, killed 90%, and मतलब उसकी वजह से जो result हुआ. So this is मतलब you can say that it was not the weapons, it was not the gun, it was not the trade, but it was also the जो है ना अक्ल. Now दूसरी प्रॉब्लम जो हर जगह पर थी, जैसे अभी हमने वहां पढ़ा अफ्रीका के अंदर, दैट द लेबर्स वर व्हाट यू कॉल एज कॉलोनाइज्ड. उनके पास अच्छी बड़ी अपनी जमीन थी, लेकिन जब इनहेरिटेंस लॉ लगाया तो द ओनली वन पर्सन कुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी, बाकी लोगों को वहां पर काम करना पड़ा एज मतलब कि वो. Similarly, there was one more thing, and that was called as a new system of colonization, that is indentured labors, which was not only prevalent in what in America and all, even from India also. हमारे यहाँ पर क्या है कि some areas like तमिलनाडु, यूपी, बिहार, देन सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर काफी इकोनॉमिक क्राइसिस है. एंड इन लोगों को जो है यहाँ से झूठी बातें बोलकर, दे वर प्रॉमिस्ड कि योर फ्रेंड इज लिविंग देयर इन अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, उनको झूठा प्रॉमिस करके इनको यहाँ से अलग अलग एरियाज में एज इंडेंचर्ड लेबर ले जाया जाता था. इफ यू रिमेंबर द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, बाबा रामचंद्र वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर, यही है वहां से. यानी कि इनको वहां पर स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करना पड़ता था, एंड दे वर नॉट अलाउड टू कम ओवर टू देयर लैंड्स. एंड दैट वाज नॉट अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू फ्लाई, इट वाज ओनली थ्रू द वाटर. एंड यहाँ से इनको ले जाते थे ईदर टू कैरिबियन आइलैंड्स, जिसको आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में. मॉरिशियस, इवन टुडे इफ यू गो टू मॉरिशियस, मलेशिया, you will find मलेशिया में तो आपकी कम मतलब you can say 40% of the population is Indian. सिलोन, जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, फिजी आइलैंड एंड असम. असम में तो हम लोग पढ़ चुके हैं इन द प्लांटेशन वाले. या तो इनको टेम्पटेशन देते थे या फिर इनको अपडेट कर लिया जाता था, लेकिन वहां पर इन लोगों की जो पोजीशन थी बहुत ही खराब थी. wherever they were working, whether it is a Caribbean island, जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जिसमें ट्रेडर्स जो है, मर्चेंट्स जो है, अफ्रीका जाते थे, वहां से लोगों को पकड़कर कैरिबियन आइलैंड में छोड़ देते थे. सिमिलरली फ्रॉम इंडिया ऑल्सो. नाउ द कंडीशंस, पेपर के अंदर, ये बुक के अंदर आपकी फोटो बनी हुई है, जिसमें लोगों की जो कंडीशंस हैं, इट वाज वेरी मिजरेबल. दे वर malnourished, their bones used to peep out. इनमें से कई लोग जो हैं वो भाग जाना चाहते थे, but when they were caught, they would be suppressed, they would be beaten to death. कुछ लोगों ने कुछ नए फॉर्म्स के थ्रू अपनी बात को मनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की. फॉर एग्जाम्पल, ये 3 आपके पेपर के अंदर वाला क्वेश्चन है. इन त्रिनिदाद,
मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था, विच टर्न्ड इनटू अ रायट, जिसको हम बोलते हैं होसे। सिमिलरली कैरिबियन आइलैंड्स में अपनी मतलब की प्रॉब्लम को बताने के लिए दे यूज टू दे यूज अ कल्चरल लिंक, जिसको हम कहते हैं रस्तफारिनिज्म, बॉब मार्ली ने किया था। एंड देयर वाज आल्सो चटनी म्यूजिक। पहला क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स, व्हाट इज चटनी म्यूजिक, यानी कि फ्यूजन। चटनी होता है आपका फ्यूजन। तो मेनी पीपल ट्राई टू स्प्रेड देयर वर्ड्स, अपनी प्रॉब्लम को बताने की कोशिश की, यूजिंग द कल्चर, यूजिंग द रिलीजन, बट डेफिनेटली दिस सिस्टम वाज वेरी वेरी प्रेवलेंट। इंडियन नेशनलिस्ट ने इसको अपोज भी किया था, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट भी थे, लाइक बाबा रामचंद्र। और कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जो वहीं रुक गए। जैसे अगर आप वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का नाम सुनोगे तो यू विल हियर द नेम ऑफ वी एस नायपॉल, शिव नारायण चंद्र पॉल। दे आर ऑल एंसेस्ट मतलब कि क्रिकेटर्स ऑफ वेस्ट इंडीज, बट वाई देयर नेम इज इंडियन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वही इंडेंचर्ड लेबर्स के बच्चे हैं, मतलब इनके जो एंसेस्टर्स थे, दे वर डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया लॉन्ग बैक एंड दे स्टेड ओवर देयर। लाइक हम श्रीलंकन तमिल्स पढ़ते हैं ना, तमिल श्रीलंकन, सिमिलर। Some of them are now very wealthy. Even in Assam, also you can find people like that. Some of the people who are in Malaysia, they have settled over there. They have their own business now. They are settled. लेकिन उनके ancestors होते, they all were indentured. वो अपनी मर्जी से सब लोग नहीं गए थे. Not everyone went. So this was a slavery was a system of colonizing. And that was only for their economic growth. अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो लोग करते थे। बट इंडियंस उन दिनों में वर वेरी रिच। देयर वर पीपल लाइक शिकारपुरी, श्रॉफ, नाटू कोट्टयार, चेट्टियार। ये लोग ऐसे लोग थे जो कि एग्रीकल्चर को, मतलब दे वर बैंकर्स। इवन एट दैट पीरियड दे यूज टू हैव द सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। they used to have corporate organizations। ये लोग यूरोपियंस को, इवन अफ्रीका में कॉलोनाइज करते हुए भी यूरोपियंस को मनी के थ्रू जो है दे हैड हेल्प। दे हैड एस्टैब्लिश द एम्पोरियास, एम्पोरियम होता ना वो, इन द बिजी पोर्ट्स। तो शुरू शुरू में तो इंडिया इतना मतलब कि पहले तो इट वाज सोने की चिड़िया, but in between India's trade had come to a down. But again, during the First World War, Indian traders, Indian industrialists were benefited. पहले क्या था हमारे, कैसे कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? पहले क्या था कि हम लोग कॉटन को यहाँ से एक्सपोर्ट करते, बट जब ब्रिटिश आया तो उनको लगा कि यहाँ से कॉटन प्रॉपर क्लोथ जाएगा तो दैट वुड बी बेनिफिशियल टू इंडियंस। उन्होंने क्या किया, जो रॉ कॉटन होते हैं, कॉटन बॉल्स, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करते, और जो मिल मेड मतलब कि कपड़े होते थे, दोज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। और इसकी वजह से जो इंडियन बिजनेसमैन थे, इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम था, वीवर्स थे, क्राफ्टमैन थे, इन सबको जो है काफी नुकसान हुआ। मतलब फ्रॉम एक्सपोर्ट हमारा जब पहले ज्यादा था वो एकदम कम हो गया, एंड इंपोर्ट हमारा पहले सिर्फ 5% था, दैट रोज टू 35%। एंड दस द इंडियन इंडस्ट्रीज, द इंडियन क्राफ्टमैन, द इंडियन जो हमारे वीवर्स थे, उनको काफी नुकसान हुआ। जब आप लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ोगे ना बच्चा, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड है। रिमेंबर, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इन दैट ऑल्सो यू हैव सेपरेट वन, कि उस वक्त में सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेल्प द वीवर्स। लेकिन हमारा ट्रेड उस वक्त में बिल्कुल बंद हो गया था। अराउंड 1850 टू 1900 हमारा ट्रेड एकदम खत्म था।
अपने फायदे के लिए व्हाट दे वुड डू इज, आपका बिहार वगैरह वाला जो एरिया, दैट्स वेरी गुड इन ओपियम। ओपियम को वैसे तो हम ड्रग बोलते हैं और वो मारिजुना बोलते हैं, बट इट इज ऑल्सो यूज इन द मेडिसिन and it is very costly. So from here they would be exporting the opium to China, and वहां से they would be getting the silk and all. और जो चीजें वो एक्सपोर्ट करते थे उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती थी, और जो चीजें वो इंपोर्ट करते थे उसकी वैल्यू कम होती थी। और इन सरप्लस को, मतलब जैसे यहाँ से वो ओपीएम एक्सपोर्ट करते थे, उनको 100 रुपए मिलते थे, एंड वहां से वो कॉटन कपड़े करते थे तो उनको 50 रुपीज देना पड़ता था, तो उनके पास होता था 50 रुपीज। दिस इज ओनली अ जनरल फिगर। तो ये जो 50 रुपीज उनके पास सरप्लस होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। और इस ट्रेड सरप्लस को ब्रिटिश यूज करती थी। जो ब्रिटिश के लोग इंडिया में रहते थे, जो ऑफिशियल्स यहाँ रहते थे, उनको उनकी सैलरी, देन कोई लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट वगैरह के लिए, और उसको हम बोलते हैं होम चार्जेस। मतलब व्हाट आर होम चार्जेस, पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, व्हाट आर होम चार्जेस। तो जो ट्रेड सरप्लस से जो मनी आता था, दैट वाज यूज्ड टू पे द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा, व्हिच इज कॉल्ड एज होम चार्जेस। तो इस तरीके से दे यूज टू कीप दैट मनी। बट द पेक्यूलियर, मतलब कि था, आपके एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। There were Britain, France, and Russia as allies, and Central Power Germany, Austria, Hungary, and Turkey. इस वर्ष में क्या हुआ कि द पीपल, मतलब दैट वाज नॉट, और धीरे 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 इंडस्ट्रीज आ चुकी थी। जब शुरू में 17th सेंचुरी था तो इंडस्ट्रीज वर नॉट देयर, पीपल यूज टू ट्रांसफर, पीपल वर ट्रांसपोर्टेड, तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। लेकिन धीरे 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 फ्रॉम 17 to 19th century everything developed. Now they were having the weapons, and that was a period when world war started, जो आप ऑलरेडी यूरोपियन वो उसमें पढ़ चुके हो, ड्यू टू द बाल्कन्स एरिया। तो मास रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स वर देयर, देयर वाज डिस्ट्रक्शन, लोगों के पास इनकम नहीं थी, एंड यूएस बिकेम द इंटरनेशनल पावर आफ्टर 1918। and that was a period when the Indian industries started booming up, क्योंकि ब्रिटेन जो था दैट वाज बिजी इन द वॉर, उनको वॉर के लिए भी सामान चाहिए था, उनको जनरल में भी सामान चाहिए था, उनके यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज बंद थी। सो व्हाट हैपेंड इज दे गेव द परमिशन टू द इंडियन इंडस्ट्रीज, और हमारा उस वक्त में द इंडियन इंडस्ट्रीज, सम ऑफ द मेजर, जो आज हम जिनको कहते हैं जमशेदजी टाटा, नुरसन भाई, ये सब जो बड़े बड़े हम नाम नेम लेते हैं ना, द्वारका नाथ टैगोर, ये सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड दैट वाज अ पीरियड व्हेन ब्रिटेन डेप्थ में आ गया। यूरोप जो पहले, मतलब कि विच यूज टू सप्लाई वीट, वॉर की वजह से कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया जो है, दे बिकेम द सप्लायर्स, एंड दस अमेरिका बूम्ड अप। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो ऐसी कंट्रीज को हुआ, लाइक इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। हमारा तो फिर भी बहुत ज्यादा और भी चीजें थी जिनमें हमें डेवलप करना था। इन यूएस व्हाट दे डिड, हमने पढ़ा था शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूएस डिड नॉट हैव एनीथिंग एट दैट पीरियड, एंड दैट वाज नॉट अ पीरियड ऑफ यूएस, दैट वाज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में उस पहले शुरू शुरू में तो देयर वाज नथिंग, इनफैक्ट स्पेनिश हैड कॉन्कर्ड देम। फिर उन्होंने अपनी लैंड, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रिसोर्सेज पर ध्यान करना शुरू किया, एंड नॉट ओनली दे डेवलप, दे आल्सो हेल्प टू डेवलप कंट्रीज लाइक यूरोप, कॉन्टिनेंट्स लाइक यूरोप। उन्होंने वहां पर जो है सबसे पहली जो चीज ली थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन,
हेनरी फोर्ड ने एक कार वो किया था, जिसको हम बोलते हैं, जिसको उसने स्टार्ट किया था विद असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है? इन अ वेरी रफ फिगर, आप अपने स्कूल के अंदर खड़े होते तो छोटे से लेके बड़ा बच्चा खड़ा होता है, यानी कि डूइंग द थिंग्स। पहले क्या होता था, सामान को उठा उठा के लेकर आना पड़ता, तो दैट वुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जब उन्होंने असेंबली लाइन वाला जो सिस्टम अडॉप्ट किया, तो दैट प्रोड्यूस द कार्स एट अ फास्टर एंड चीपर वे। उसने कन्वीनर बेल्ट, अगर आप लोग, इफ यू हैव गॉन इन द, अगर आप लोग, उसका नाम क्या है, एरोप्लेन में जाते हो, तो हमारा जो सामान आता है वो कन्वीनर बेल्ट में आता है, यानी कि वो बेल्ट होता है जिसके ऊपर सामान रख दिया जाता है, वो अपने आप ही नीचे होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ। The workers were not allowed to take break, and the first Ford, आज तो Ford Motors is one of the biggest companies। उस वक्त ये पहला जो मैंने बना रखा ना, टी मॉडल फोर्ड, ये बना था। अगर आप लोग कभी फोर्ड के शोरूम में जाओगे ना, उनके सारे के सारे मॉडल्स एक एक करके आपको दिखेंगे। एंड जैसे ही फोर्ड मोटर्स का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, दैट वाज नॉट ओनली एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। नेचुरल है कि जब फोर्ड मोटर्स जैसी बड़ी सी कंपनी आई तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जब एम्प्लॉयमेंट मिला तो वेजेस आपके इंक्रीज हुए, तो साथ में स्टैंडर्ड उनका इंक्रीज हुआ। उन दिनों में इन 1900s द अमेरिकन हैड स्टार्टेड विद द हायर परचेज, ईएमआई वाला स्कीम उन्होंने डाल दिया। एंड उसकी वजह से जो आपके डे टू डे आपके होते हैं, टीवी, फ्रिज, रेडियो, ये सब कॉमन हो गए। and India became, or sorry, America became one of the international financial powers. But again, there was a period which is called as Great Depression, और ये वाला जो Great Depression वाला क्वेश्चन है ना, ये सभी चैप्टर्स में से आता है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे उसमें भी है, सेकेंड चैप्टर में देखोगे, थर्ड में देखोगे, इंडस्ट्रियल वाल में देखोगे, सब में है। In all the history chapter, the same question is here. And you can use it as a common, आप इसको कॉमनली यूज कर सकते हो। किसी एक चैप्टर का लर्न करोगे, सबका सेम आंसर है। ग्रेट डिप्रेशन आपका था व्हेन 1929 वाला पीरियड था, दैट इज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देयर वाज पीरियड, अगर आपको याद हो, नाइन्थ में यूएस जो था, इट बिकेम द, मतलब उनको रिसेशन पीरियड था। उन्होंने जर्मनी को हेल्प करने की कोशिश की थी इन द रिपार्टाइट, लेकिन यूएस की अपनी जो उनका वॉल स्ट्रीट था वो क्रैश हो गया था। नंबर ऑफ बैंक्स जो है वो बंद हो गए थे, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। सो दैट वाज अ पीरियड जब ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इनकम सब कुछ खत्म हो गया। Some of the countries like Germany, which was one of the superpower, became the debtor। कुछ जगहों पर तो यूएस ने अपने मार्शल प्लान से हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन रिसेशन की वजह से उनके अपने वॉल स्ट्रीट में जो है, जो रिसेशन होने की वजह से, दे इवन reduced giving loans to other countries, and this led to world economy collapse. Many banks, many industries were shut across the world. That was a period when Germany faced its most difficult hardship। जो हम हिटलर वाले पीरियड से लेते हैं ना, वो ये वाला ही था। इवन इन इंडिया द सेम थिंग वाज देयर। हाँ, कुछ चीजें इम्प्रूव भी हुई थी, अर्बन एरियाज में इतना फर्क नहीं दिखा था, लेकिन देन ऑल्सो इट वाज अ प्रॉब्लम। नाउ वर्ल्ड वॉर वन यूएस को जन्म दिया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन यूएस became the superpower, and then came the very worst period, world war टू। जो यूएस पहले दूसरी तरफ था, नाउ इट वाज इन द एलाइड, एंड अल्टीमेटली after the defeat of Russia, sorry, Germany, after the death of Hitler, USSR emerge होकर आया।
मतलब पहले उसका नाम रशिया था, लेकिन अब दो सुपर पावर्स आ गए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक था यूएस विच वॉज कैपिटलिस्ट, जिसने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और दूसरा था यूएसएसआर जिसने सोशलिस्ट को डेवलप किया, यानी कि कीपिंग ऑल द इंडस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट्स हैंड, and they became two superpowers in the era of Cold War. मतलब इसके बाद से यूएस एंड यूएसएसआर एक तरफ से दुश्मन बन गए। बट व्हाट वर द लेसन्स वी लर्न? मास प्रोडक्शन नीड्स मास कंजम्पशन। अगर मास प्रोडक्शन है लेकिन अगर कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। Market cannot guarantee good employment, and government should have control on flow of goods, capital and labor. पहले ये चीजें नहीं थी, there was no system, there was no system, जैसे जैसे जैसा मर्जी चलता रहता था। एंड तब आपके जो है दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आए, जिनको हम एक वर्ड में बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स इज अ प्लेस इन यूएस एंड इसको हम ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। और ये दो कौन थे? एक था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज हम जानते हैं विद द नेम वर्ल्ड बैंक। और इन दोनों को हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहते थे। इनको सेट किया गया 1945 में। दिस इज बिकॉज इट वॉज अंडरस्टूड कि वॉर, वेपन और ये जो कॉलोनाइजेशन है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड। नाउ एवरी कंट्री वॉज डेवलपिंग इट्स ओन टेक्नोलॉजी एंड नाउ दे नीडेड टू हैव द पीस। एंड इसीलिए वर्ल्ड बैंक का सेट हुआ, आईएमएफ का सेट हुआ, रुपी टू जैसे आपकी स्टर्लिंग की जो डॉलर की जो पॉलिसी थी उसको सेट किया। बट हाँ, यूएस को वीटो पावर भी मिल गया। देन बिकॉज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों जो है आपके यूएस को ज्यादा सपोर्ट करते थे, तो पहले दे वर नॉट एबल टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। Many of the developing countries were not interested in IMF and World Bank, क्योंकि उनको लगता था कि जो IMF and World Bank है, they are supporting more to the developing countries. उन्होंने अपने आप को G77 यानी कि ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज में डिवाइड किया, and they demanded NIEO, New International Economic Organization. They wanted कि now the world should not have single or two poles. सिर्फ यूएस एंड यूएसएसआर को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। It should be the participation of all the countries, क्योंकि उन दिनों में यूएस डॉलर को ही सबसे ज्यादा माना जाता था। एंड देयर वाज अ फिक्स्ड एक्सचेंज। आजकल आप देखोगे ना, आज क्या है इंडिया, मतलब कि रुपी एंड डॉलर की कीमत, इट माइट बी 80, कल 79 हो सकता है, परसों 81 हो सकता है। नाउ इट इज फ्लोटिंग। लेकिन पहले क्या होता था? फिक्स्ड होता। तो फिक्स्ड से तो ट्रेड में बहुत नुकसान होता है। अगर भाई हमारे उसकी कीमत कम है, उनकी ज्यादा है, तो दैट मीन्स हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड इस वजह से जो ब्रिटेन वुड था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, इसकी वैल्यू कम हो रही थी बिकॉज दे बिलीव्ड इन फिक्स्ड एक्सचेंज। अब सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने कमर्शियल बैंक्स के थ्रू लोन्स लेना शुरू किया। नाउ दे अंडरस्टूड कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विथ ईच अदर, हमें मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिसमें हम दूसरे देशों को अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करने को अलाउ करें,
यहाँ फैक्ट्री सेटअप करने को अलाउ करें. एंड दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस चैप्टर इज प्रीक्वल टू ग्लोबलाइजेशन. तो यहीं से आपका ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है. इन योर बुक ऑन द लास्ट पेज इट इज रिटन. नाउ चाइना which had closed its doors, उसको हम closed its door बोलते हैं. They adopted the policy of open door policy. 1980s के बाद उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया. ओपन डोर का मतलब क्या होता है? नाउ दे वर ओपन दैट अदर कंट्रीज कुड कम एंड इन्वेस्ट इन देयर एरियाज. दे गेव चीप लेबर्स. चाइना बिकेम वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक फिगर्स. आज भी मैक्सिमम आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से आते हैं, बिकॉज इट बिकेम वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस. चाइना के साथ इंडिया, ब्राजील, दे ऑल्सो बिकेम, अभी अभी आई थिंक मिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन द ब्रिक्स. ब्रिक्स आपका इसी को करता रिप्रेजेंट, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना आपका. एंड साउथ अफ्रीका वाज लेटर ऑन एडेड. तो कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर्म किए. लाइक इन यूरोप आपका जो उसका नाम क्या, उन्होंने अपने वो बनाए. they had their own economic zone, जो आप लोगों ने पावर शेयरिंग में पढ़ा था. Similarly, in the South Asian countries, they also started, उन्होंने अपना सार्क, आसियान, ASEAN, आसियान, ऐसे आपके इकोनॉमिक ग्रुप्स बनाए. इंडिया ज्वाइन ब्रिक्स, ये तो अभी रिसेंट है. ब्रिक्स आपका, सार्क आपका पुराना है. And everyone now entered into, from the global world, now we entered into the era of globalization. Globalization का मतलब होता है where there is free flow of trade. पहले हम ट्रेड करते थे तो there were certain restrictions. We had to follow the strict policies of licensing. There were trade barriers. लेकिन वो सब हटाया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए. मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा था, दैट वर प्राइवेटाइज्ड. एंड द ग्लोबल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को ये अलाउ किया गया कि दे कुड वर्क हियर, जिससे कि हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़े. दे कुड सेट अप देयर इंडस्ट्रीज हियर. And right now, India from globalization is also moving towards what we call as startup India, make in India. अब जो इंडिया अपने नेक्स्ट उसमें आ रहा है वो इसमें आया. So this is how a global world emerged. पहले they were in patches, फिर एक दूसरे को उन्होंने अलग अलग तरीकों से, लाइक पोटैटोज जो है उनकी वजह से आपका आयरिश फेमाइन आया. So many of the people died. Many of the people had to leave their country. They went to other. अगर आप English को देखोगे, the language English, so you will see that in America and Australia have similar English. Why? This is because they, यहाँ से लोग वहां जाते थे. Many of the Europeans, आपके बुक में एक फोटो बनी हुई है जिसमें शिप में बहुत सारे लोग जा रहे हैं. They had to move, क्योंकि अपने देश में अगर वो लोग कुछ भी गलत, मतलब गलत की आवाज उठाते थे तो they were suppressed. Then some of the areas like America was colonized due to disease, smallpox. Areas of Africa was colonized due to disease, due to the inheritance law. तो इस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेड करते थे, उस जगह को कॉलोनाइज करते थे, सिस्टम लेकर आते थे, बट देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी. इफ वी से ट्रेड, तो ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह. लोग लोग कैसे फ्लो करते थे? लोग फ्लो करते थे व्हेन दे वर फोर्स्ड टू, लाइक लेबर, इंडेंचर्ड लेबर. They were forced to move from one place to another. They were abducted, या फिर उनको लालच दिया जाता था. एंड इफ वी टॉक अबाउट गुड्स, तो गुड्स आपके पहले तो मैन्युफैक्चर नहीं होते थे. दे यूज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड. जो जो चीजें होती थी, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आई.
Industries आए तो they started the system of export and import, but there was no uniformity. And then when the First World War came, then after First World War, when US became the superpower, uske baad the system started. Then after Second World War, the Bretton Woods system was established. एंड ब्रिटॉन वुड सिस्टम के अंदर आपके दो मेजर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो है दे वर एस्टैब्लिश्ड एंड अल्टीमेटली now they are only an economic support. Now we are living in the era of globalization. So this is how what we call as the making of a global world. सिल्क रूट आपका हो गया, एल डेरेडो हो गया आपका, या फिर चटनी म्यूजिक आपका हो गया, ये सब आपके 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन, सो कॉर्न लॉस, देन आपका आयरिश फेमाइन, देन आपका हाउ डिड द स्पेनिश कॉलोनाइज अमेरिका, वो, देन आपका द स्ट्रेंज केस ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका को कैसे किया गया था, दैट हैज कम ओनली वंस. देन व्हाट वाज इंडिया के अंदर जो पोजीशन था वो क्या था, ग्रेट डिप्रेशन का व्हाट वर द इफेक्ट्स, वो, then ending up of Bretton Woods. These are some of the very important questions from this chapter. So that's the chapter, the making of a global world.